स्टोइकोमेट्रिक, क्योंकि वो कोफिशिएंट को अपन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते थे और उनके कैलकुलेशन को अपन स्टोइकोमेट्री बोलते थे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इन द सेम वे कैलोरीमेट्री, कैलोरी वर्ड से आया। कैलोरी किसका यूनिट है? हीट का। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। यहां पे अपन को हीट का कैलकुलेशन करना है। डेल डेल यू मतलब क्यूवी एंड डेल एच मतलब क्यूपी। मतलब अगर आप किसी प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे करवा रहे हो तो आपको कितना हीट देना पड़ रहा है उसको क्यूपी बोलेंगे, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो प्रोसेस हो रहा है तो आपको कितना हीट देना पड़ रहा है उसको हम क्यूवी बोलेंगे। और उसी को डेल एच एंड डेल यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेल यू का मेजरमेंट करना है तो वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, तभी क्यूवी निकलेगा, और क्यूवी को ही अपन क्या बोलते हैं? डेल यू। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए अपन क्या एक सेटअप लेते हैं, इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब मतलब ये फटने वाला बॉम्ब नहीं है ना। बॉम्ब मतलब उसके अंदर के वेसल को हम बॉम्ब बोल रहे हैं, जिसके अंदर हमारा सैंपल होगा जिसका हीट हम निकालना चाह रहे हैं। आपको अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था स्पेसिफिक हीट का, यहाँ वहां मैंने कि आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था कि Q इज इक्वल्स टू C इंटू एम इंटू डेल टी होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, हमने पढ़ा है स्मॉल c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका मतलब क्या होता है? हीट गिवन टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहां से Q का वैल्यू क्या आता है? C इंटू डेल टी इंटू एम, मास। तो आपको कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, उसका आपको हीट निकालने बोला है कि टेम्परेचर चेंज कराना है आपको, तो हीट देनी पड़ेगी। तो हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू दैट मास ऑफ अ सब्सटेंस जिससे उसका टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए। तो वो हीट का कैलकुलेशन अपन इस सेटअप से करने वाले हैं। इस सेटअप के अंदर आप जो ये यहां पर जो देख रहे हैं सैंपल लिखा हुआ, यहां पे हमारा वो सब्सटेंस होगा जिसका आप हीट कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, डेल एच और डेल यू का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो इससे डेल यू का कैलकुलेशन होता है। डेल एच का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास अलग सेटअप है एट कांस्टेंट प्रेशर वाला। ये कांस्टेंट प्रेशर का सेटअप है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए ये जो पूरा कंटेनर है ना, ये क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज कंटेनर में क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा, बिकॉज गैस को फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? जितना इस बॉम्ब कैलोरीमीटर का वॉल्यूम है वही हमारे गैस का वॉल्यूम होगा। कितना भी एक्सपेंशन करे, कितना भी कंप्रेस हो अंदर, वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा? जो इस बॉम्ब कैलोरीमीटर का वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम फिक्स। तो किसी भी प्रोसेस को अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम में कराना है तो उस प्रोसेस को आप एक क्लोज्ड वेसल में करा दो तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रोसेस होता रहेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होने वाला। आप कितना भी एक्सपैंड कराओ गैस को, गैस कितना भी आप उस बीकर को गर्म करो, गैस एक्सपैंड होगी, बट वो एक्सपेंशन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जो भी एक्सपेंशन कर रही है वो अंदर ही कर रही है, और वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बिकॉज गैस का कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। एम आई क्लियर? मतलब आप इतनी सी गैस को 5 लीटर के कंटेनर में डालोगे तो भी वो फैल के पूरा उसको कवर कर लेगी, और वही उतनी सी गैस को 10 लीटर के कंटेनर में डालोगे तो उसको वो कवर कर लेगी पूरा। तो वहां जाकर के उसका वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। इतनी गैस का वॉल्यूम 5 लीटर के कंटेनर में जाकर के कितना हो जाएगा? 5 लीटर। और इतनी गैस को आपने 2 लीटर कंटेनर में डाल दिया तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। मतलब उसका वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं होता है। हम पढ़े हैं क्लास 9th में ही ना कि गैसेज आर दो सब्सटेंसेज हुज नाइदर हैव fixed volume nor have a fixed shape, right? It takes the shape of the container and also the volume of the container. ठीक है, तो इस क्लोज कंटेनर में हम करवा रहे हैं। यहां पर हमने एक स्टेरर रखा है। स्टेरर मतलब आप जैसे घोलते हैं कोई चीज को तो हिलाना पड़ता है ना आपको, तब जाकर के वो चीज घुलेगी। तो स्टेरर का काम यही है कि जो भी आप हीट दे रहे हो ना, वो स्टेरर उस हीट को चारों तरफ सॉल्यूशन में क्या करेगा? स्प्रेड करेगा, ताकि वो हीट एक जगह जमा ना हो। ठीक है, और यहां से हम थर्मोमीटर भी लगा के रखे हुए टेम्परेचर नोट करने के लिए कि पहले टेम्परेचर कितना था। आपने हीट किया, हीट देने के लिए आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का भी हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हमेशा वो बर्नर लेकर के हीट करने का जरूरत नहीं है। देखिए ये तो क्लोज कंटेनर है, बर्नर कहां से लेके जाओगे उसके अंदर? हमने क्या किया, उसके लिड में यहाँ पर फायरिंग लीड्स हैं, यहां पर अपने फायर या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे करके गर्म यहां से कर रहे हैं। देखिए ये दोनों लीड आकर के आपके सैंपल से टच हो रही हैं। वो सैंपल को तो हीट करना है ना, और सैंपल हीट होगा तो वो हीट यहां ट्रांसफर होगा, जिससे यहां पे जो पानी है, वाटर है, वो गर्म होगा, और उसके कारण टेम्परेचर का राइज होगा। तो पहले का टेम्परेचर नोट करके रखेंगे T1,
हीट देने के बाद टेम्परेचर नोट करेंगे T2, तो T2 माइनस T1 पुट कर देंगे डेल T। इस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट आपको पता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट होता है वो, तो Q का वैल्यू निकल जाएगा। मास भी आपको पता रहेगा, आपने तो रखा है वो सैंपल वहां पर, समझ रहे हैं क्या? तो ये हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर ऐसे वर्क करता है। तो इसका सेटअप प्लस इसका वर्किंग, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो आपको ये सेटअप बनाना है, इसमें क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया, उसको लिखना है, और ये फॉर्मूले से अपन क्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैं जस्ट टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए ये सब तामझाम कर रहे हैं अपन, यही तो नोट होगा ना यहां से, फिर तो फॉर्मूला लगाकर कि क्यों निकालना है बस। ठीक है, तो क्या लिखे हेडिंग आप लोग, मेजरमेंट ऑफ डेल यू एंड डेल एच कैलोरीमेट्री, हाइफन डाल के लिखेंगे। these measurements are made under two different conditions. These measurements are made under two different conditions. These measurements are made under two different conditions. First लिखेंगे at constant volume, comma देखिए QV, at constant volume, comma देखिए QV, and second लिखेंगे at constant pressure, comma देखिए QP, at constant pressure, comma QP. नेक्स्ट टाइम लिखना, इन कैलोरीमेट्री, इन कैलोरीमेट्री, इन कैलोरीमेट्री, the process is carried out in a vessel called, the process is carried out in a vessel called, the process is carried out in a vessel called calorimeter. The process is carried out in a vessel called calorimeter, which is immersed in a known volume of a liquid, which is immersed, which is immersed, एक्चुअली ये जो अंदर का जो सेटअप है ना, इसी को कैलोरीमीटर बोल रहे हैं, है ना। उसके बाहर तो एक वेसल है और पानी है और स्टेरर है और थर्मोमीटर लगा हुआ है। तो ये लिक्विड हमने डाला है, नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, immersed in a known volume of a liquid, full stop. Knowing the heat capacity of the liquid, knowing the heat capacity of the liquid, knowing the heat capacity यानी कि C, small c ब्रैकेट में लिख लेना, knowing the heat capacity of the liquid, small c ब्रैकेट में, in which calorimeter is immersed, in which calorimeter is immersed, in which calorimeter is immersed, क्योंकि देखिए हम थर्मोमीटर कहां लगाए हैं, लिक्विड में, तो टेम्परेचर चेंज भी किसका नोट कर रहे हैं, लिक्विड का, तो स्पेसिफिक हीट भी किसकी लेंगे, लिक्विड की। तो नोइंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, and the heat capacity of calorimeter, and the heat capacity of calorimeter, comma, it is possible to determine, it is possible to determine, it is possible to determine the heat evolved, the heat evolved in the process, the heat evolved in the process by measuring temperature changes, इसलिए थर्मोमीटर ले रहे हैं, by measuring temperature changes। फॉर्मूला लिख लो, Q इज इक्वल्स टू C इंटू M इंटू डेल टी, Q इज इक्वल्स टू स्मॉल c इंटू M इंटू डेल टी। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अपन ऑलरेडी C का फॉर्मूला पढ़े, बस इधर उधर शफल किए हैं Q निकालने के लिए, ठीक है। चलिए पहला लिख लो इसमें, फर्स्ट डेल यू मेजरमेंट, डेल यू के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर लेंगे अपन, बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम बना लो। डेल यू मेजरमेंट,
हाँ डायग्राम बना लो पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर का। ये हाँ होता है ना। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्यों लिए होंगे? हाँ मतलब बर्निंग चलती रहे, क्योंकि वेसल क्लोज्ड है ना। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। अरे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे बचपन में, वो कैंडल वाला, कि कैंडल को एक जार के, बेल जार को उल्टा करके कैंडल को ढक देंगे, थोड़ी देर तक कैंडल जलेगी, और जैसे ही अंदर का ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा तो कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। कहीं हवा नहीं चली ना अंदर, तो खुले में बुझ जाएगी तो समझ में आता है कि चलो हवा चली तो कैंडल बुझ गई। बट आपने तो उस कैंडल को एक जार के अंदर रखा था ना ऐसे, तो उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था उसको यूज करके वो जलती रही। जैसे ही पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया अपने आप कैंडल बुझ गई। तो ऐसा अंदर इसके साथ ना हो सैंपल के साथ, इसलिए अंदर ऑक्सीजन भर के रखे हैं। ठीक है, वो भी अंडर प्रेशर ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके, बर्निंग बीच में बंद ना हो जाए। सबका अपना अपना एक रोल है। स्टीरर का रोल है कि हीट को पूरी तरफ, वाटर के पूरी तरफ फैलाना, स्प्रेड करना। थर्मोमीटर से अपन वाटर का टेम्परेचर चेंज नोट डाउन कर लेंगे। और ये आपका जो बॉम्ब है ये स्टील का बना हुआ है ना, स्टील बॉम्ब, क्योंकि वाटर में डिप कर रहे हैं ना उसको, तो जंग नहीं लगनी चाहिए। स्टेनलेस स्टील। इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। हो गया क्या? बुक कोई भी नहीं रखा है। नया वर्जन वाले किसी के पास है क्या बुक? ये नया वर्जन ही खुला हुआ है क्या? ये भी तो है, नया वर्जन ही है। ठीक, हो गया क्या ये डायग्राम? नीचे लिखेगा। इन दिस अ स्टील वेसल, इन दिस अ स्टील वेसल, ब्रैकेट में बॉम्ब लिख लेना, BOMB। इन दिस स्टील वेसल, ब्रैकेट में बॉम्ब, is immersed in a water bath, is immersed in a water bath, is immersed in a water bath to ensure that no heat is lost to the surrounding. To ensure that, to ensure that no heat is lost to the surroundings. To ensure that no heat is lost to the surrounding. Full stop. A combustible substance, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको अपन सैंपल ले रहे हैं ना, वो जलना चाहिए ना। अ कंबस्टिबल, इसलिए कंबस्टिबल लिख रहे हैं। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्योर ऑक्सीजन। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्योर ऑक्सीजन सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब, सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब। ऊपर से सप्लाई कर रहे हैं, इनलेट है ऑक्सीजन का, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर करेंगे ताकि वो बर्न होता रहे। फुल स्टॉप।
heat evolved during the reaction, heat evolved during the reaction या process, heat evolved during the reaction is transferred to water, is transferred to the water, is transferred to the water around the bomb, around the bomb, and its temperature is monitored, and its temperature is monitored, and its temperature is monitored. Full stop. Since the bomb calorimeter is sealed, since the bomb calorimeter is sealed, sealed मतलब क्लोज है, तभी तो अपन बोल पा रहे हैं ना कि हम इस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम में करा रहे हैं. Since the bomb calorimeter is sealed, comma, its volume does not change, its volume does not change, volume does not change. So stop, last line. Temperature change of the calorimeter produced, temperature change of the calorimeter produced, temperature change of the calorimeter produced by the reaction, by the reaction, by the reaction is then converted to QV, is then converted to QV, is then converted to QV by using the known heat capacity of the calorimeter, by using the known heat capacity of the calorimeter with the help of equation, with the help of equation. वो इक्वेशन फिर से लिखना Q वाला, QV is equals to C into M into del T, C into M into del T. ठीक है. डेल एच का मेजरमेंट के लिए बस सेटअप चेंज होगा, है ना. वहां हम कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस कराने वाले हैं, तो वहां पे आप इस टाइप का क्लोज शेल नहीं लेंगे. वहां वॉल्यूम चेंज हो सकती है, बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. तो उसको अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कराएंगे. यहां जैसे अपन ने ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर भरा था, वहां हम रिएक्शन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करवाएंगे ताकि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. तो वो आप लोग करिएगा, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं. ठीक है. आता हालांकि यही वाला है. दूसरा का मेजरमेंट का फॉर्मूला सेम है, क्यूवी का क्यूपी हो जाएगा. और सेटअप में बॉम्ब कैलोरीमीटर की जगह आप जैसे वो डिस्पोजल ग्लास वाले फोम वाले ग्लास आते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हैं उस चीज को मेजर करने के लिए. टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर सेम यूज करेंगे. जिसका सेटअप दिखा देता हूं आप लोग को. देखो ये सेटअप है. तो ये पॉलिस्ट्रीन, पॉलिस्ट्रीन कप लिया है यहां पर. ठीक है. फोम्ड पॉलिस्ट्रीन कप, ऊपर से थर्मोमीटर, नीचे हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. बाकी पूरा चीज सेम है. वहां पे क्यूपी, वहां क्यूवी था, यहाँ पे क्या रहेगा क्यूपी. वहां डेल एच डेल यू था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एच. बाकी चीजें सेम है पूरी. ठीक है. चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके एक्सरसाइज के. पढ़ो इस क्वेश्चंस को. हाँ गया. इसको हिंदी में
उष्मागतिकी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, है ना। डायनेमिक्स मतलब चलते रहना और थर्मो मतलब उष्म, तो उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी एनसीईआरटी भी होती है ना, पता है ना। ये पढ़े हो क्या? मत पढ़ना। हाँ हाँ, नॉट रिकमेंडेड। नहीं, हिंदी अच्छी हो जाएगी, पर हिंदी अच्छी नहीं करना ना, केमिस्ट्री अच्छी करना है। हाँ चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है? अरे यार, यही नहीं करना चाह रहा था मैं। ऐसा क्यों हो रहा है पर? क्वेश्चन एक्चुअली पहला है, द थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी, ऑप्शन है, यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस whose value is independent of the path। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करेगा, मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, सही है ना। तो इसका फर्स्ट का आंसर यही होगा। सेकंड ऑप्शन देखो एक बार, रीड कर पा रहे हो क्या? नहीं, करना पड़ेगा पर, है ना? हाँ, choose the correct answer. Thermodynamic state function is a quantity used to determine the heat changes whose value is independent of the path used to determine pressure volume work whose value depends on temperature only। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? whose value is independent of the path, क्योंकि पाथ फंक्शन होता तो उसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती। स्टेट फंक्शंस की वैल्यू सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ कि वो कैसे वहां तक पहुंचा है। हमने ऐसे ही देखा था ना कि ये तो चलो, इसका एग्जांपल एनर्जी देखा था हमने, कि पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पे जाने के लिए सेम होगी, आप कैसे भी जाओ उस हाइट तक, आप लिफ्ट लेके जाओ या सीढ़ियों से जाओ, पर आप पहुंचे तो उसी हाइट पे हो। इनिशियल स्टेट जमीन पे थी आप, और आप पहुंच गए एक हाइट पे, दोनों केस में स्टेट सेम थी, कैसे पहुंचे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दी फंक्शन इज अ व्हाट, स्टेट फंक्शन, ठीक है, नॉट पाथ फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, अपन चार टाइप के प्रोसेस पढ़े हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबैरिक में बार यानी कि बार है ना आइसोबैरिक, तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो एडियाबेटिक में आपका एक्चुअली हीट जीरो होता है, हीट कंटेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो ऑप्शन सी है आपका, Q इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। थर्ड है, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, एक्चुअली ये जीरो होता है किसी भी स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं अपन, कंपाउंड्स की या उसके रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। एक अगर पर्टिकुलर एलिमेंट लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसकी एंथैल्पी जीरो होती है, इसको लिख लीजिए वहीं पर ही लाइन में, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब वो जो एच नॉट लिख रहे थे ना अपन, 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, उसको अपन स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहे हैं। The enthalpies of all elements in their standard states are zero, are zero। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, उसको लिखते हैं, सॉल्व भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है, डेल यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, डेल यू नॉट, डेल यू नॉट ऊपर स्टैंडर्ड वाला है ना, डेल यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन इज माइनस एक्स जूल, is minus x joule, combustion of methane is minus x kilojoule per mole, sorry not joule, minus x kilojoule per mole
the value of del H naught is, the value of del H naught is, एक तो ऑप्शन है इसका इक्वल टू डेल यू नॉट, ऑप्शंस आर इक्वल टू डेल यू नॉट, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेटर देन डेल यू नॉट, थर्ड ऑप्शन है लेस देन डेल यू नॉट, एंड फोर्थ ऑप्शन है इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में आपको डेल यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है -x किलो जूल पर मोल, और आपको उसका डेल एच नॉट का वैल्यू निकालना है। इनका रिलेशनशिप याद है, अभी तो पीछे देखे थे ना, QP माइनस QV इज इक्वल्स टू डेल्टा NG RT, डेल्टा NG RT, जहां पे QP मतलब डेल एच होता है एंड QV मतलब डेल यू होता है, इज इक्वल्स टू डेल्टा NG। अब देखो रिएक्शन क्या है हमारा, इट इज कंबशन ऑफ मीथेन, यानी कि CH4 को अपन को क्या करना है, बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन का मतलब यही होता है, एनीथिंग which is burned in the presence of oxygen is known as combustion। तो बनेगा क्या, CO2 and H2। इसके तो क्वेश्चन भी अपन ने किए हैं ना, बेंजीन को भी जलाए थे, मीथेन को जला रहे हैं, ये मीथेन है ना CH4, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 लगाएंगे और यहां पे 2 लगाएंगे, करेक्ट, सही है, ठीक है। और ये सब क्या आपके गैस ही है, तो ये भी G लिख देना, यहां पे भी G, ये भी G और ये भी G। ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन डेल्टा NG निकाल सके। इस एक्शन का डेल्टा NG कैसे निकालोगे, व्हाट इज डेल्टा NG, इट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। निकालो डेल्टा NG कितना आएगा इसके लिए, अच्छा ये लिक्विड फॉर्म में है ना, अब देखो एक बार, 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। नीचे डेल्टा NG इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 3 दैट इज -2। ये 2 और ये 1 ये सब गैसेस हैं, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो अपन को सिर्फ गैसेस के ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, काउंट करने हैं। तो ये 1 माइनस 3 विल बी -2, पुट करते हैं यहां पे वैल्यू, QP यानी कि डेल H इज इक्वल्स टू, उधर भेजते हैं QV को, QV मतलब वहां जाकर के डेल U प्लस डेल्टा NG/RT, जिसकी वैल्यू आ रही है -2, तो -x - 2RT, ये आपका डेल एच का वैल्यू आया है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हम माइनस कर रहे हैं ना कुछ उसमें से, -x तो वैल्यू आपका डेल यू का ही है, यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम इट, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन डेल यू होने वाली है। कुछ ऐड कर रहे होते तो आप बी बोलते, और ये अगर n का वैल्यू 0 आता तो आप a बोलते हैं ना। अरे ये फैक्टर ही अगर नहीं रहता तो QV QP के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि डेल एच बराबर क्या आया था, डेल यू। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा n। इसकी वैल्यू 0 होती तो QP QV बराबर होता, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है इसलिए डेल एच की वैल्यू छोटी हो गई डेल यू से, पॉजिटिव आती तो डेल एच की वैल्यू बड़ी होती डेल यू से। क्लियर है ये क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और लिखना। The enthalpy of combustion of methane, the enthalpy of combustion of methane, the enthalpy of combustion of methane, graphite, and dihydrogen, the enthalpy of combustion of methane, graphite, graphite बोले तो कार्बन, ग्राफाइट, कोक, कोल, चारकोल, डायमंड सब कार्बन है, ठीक है। The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are
at 298 Kelvin, यही स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, मतलब at 298 Kelvin are -890 किलो जूल पर मोल। और कार्बन का याद है क्या आपको वैल्यू? हाँ, -393.5 किलो जूल पर मोल। और हाइड्रोजन का क्या था? -285.8 किलो जूल पर मोल। एक्चुअली ये तीन रिएक्शंस की एंथैल्पी दी गई है। पहला रिएक्शन कौन सा है? CH4 का कंबर्शन। दूसरा रिएक्शन है कार्बन का कंबर्शन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड तीसरा रिएक्शन है वाटर का कंबर्शन इनटू, सॉरी, हाइड्रोजन का कंबर्शन इनटू वाटर। ठीक है, इन सबका आपको डेल एच दिया हुआ है। डेल एच नॉट इज इक्वल्स टू -890 किलो जूल per mole. Del H naught is equals to -393.5 kilojoule per mole, and del H naught is equals to -285.8 kilojoule per mole. ये आपको डेटा दिया हुआ है। निकालना क्या है? Find the enthalpy of formation of methane. Find the enthalpy of formation of methane. Find the enthalpy of formation of methane. इस टाइप का क्वेश्चन अपने किया है, दो तीन न्यूमेरिकल किए इसके शायद, और शायद हो सकता है ये भी एग्जैक्ट सेम तो नहीं किए हैं। रिएक्शन क्या होगा इसका? C+2H2 गिव्स यू CH4। समझ रहे हैं क्या? इस रिएक्शन का आपको डेल एफ एच नॉट कैलकुलेट करना है। और गिवन है ये तीन, इनको बैलेंस कर लेंगे। इसी से इस इक्वेशन को बनाना है। क्या किए थे अपन इसमें? C और 2H2 चाहिए ना, तो मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दूंगा, बट इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज यहां पे H2 है, पर हमें क्या चाहिए? 2H2। कार्बन तो एक ही है, हमें एक ही चाहिए था, इसलिए ऊपर वाले इक्वेशन में कुछ नहीं किए, और नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और CH4 मुझे प्रोडक्ट साइड में चाहिए, यहां पे CH4 रिएक्टेंट साइड में है, तो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो हम कर क्या रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 प्लस, हाँ हाँ, पर वो सेकेंड को मल्टीप्लाई भी करना है ना 2 से। 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो उससे आपका ये काम इसके साथ भी कर देना। बताना मुझे आंसर क्या आएगा इसका। ये इक्वेशन बन जाएगा, समझ रहे हो क्या? करके दिखाऊंगा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब लिखना, पहले भी अपन लिखे हैं। सेम यही क्वेश्चन था क्या? तो क्या आंसर आ रहा था? अगर यही सेम क्वेश्चन है तो आंसर बताओ। हाँ तो बनाओ जल्दी। वही आंसर है। ठीक है, चलो वापस बना लो, वैसे भी कौन सा याद था।
हो गया क्या? -74.8 किलो जूल पर मोल आएगा आंसर, -74.8 किलो जूल पर मोल। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। नहीं दिख रहा तो देखो, रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस क्यू, लिख भी लो जल्दी से, छोटा ही क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है? बस रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस क्यू, क्यू मतलब हीट, किस टाइप का रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक है ना। क्यू अगर लिबरेट हो रहा है यानी कि रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक हुआ। वही अगर क्यू एरो के ऊपर लिखा होता या रिएक्टेंट के साइड में ऐड हो रहा होता कि ए प्लस बी प्लस क्यू गिव सी प्लस डी, तो आप उसको एंडोथर्मिक बोलते। ये क्या, किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, a reaction A plus B gives C plus D plus Q is found to have a positive entropy change, is found to have a positive entropy change। इसका क्या मतलब हुआ? What do you mean by positive entropy change? हाँ मतलब डेल एस ग्रेटर देन जीरो, वही स्पॉन्टेनिटी है ना, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। द रिएक्शन विल बी, द रिएक्शन विल बी, एक डैश करके छोड़ देना। अब बताएंगे इसमें क्या अपन लिखेंगे। अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल एच तो नेगेटिव है, यस और नो? और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है। अब आपको बताना है कि इस रिएक्शन को, अब चार ऑप्शन क्या है मैं आपको रीड करके बताता हूं। द रिएक्शन विल बी, पहला ऑप्शन है पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। जो लास्ट क्लास में टेबल बनाए थे ना, उसको अगर समझोगे तो ये वाला आंसर आराम से बता दोगे। आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं अपन, कंडीशन कौन सी है पहले ये समझो। हाँ हाई टेम्परेचर पे, अच्छे से पढ़ो ना। एनी टेम्परेचर है, दोनों फेवर कर रहे हैं। इसका नेगेटिव होना फेवरिज्म होता है, इसका पॉजिटिव होना फेवरिज्म होता है, दोनों ही फेवर कर रहे हैं, टेम्परेचर कुछ भी हो। अरे ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से बनेगा ना, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव साइन है, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ऐड ही होगा ना। अरे कोई दो नंबर नेगेटिव है तो दोनों ऐड ही होंगे ना, और बाद में हर बार नेगेटिव साइन ही लगेगा सामने। तो कोई भी आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ, कितना भी कम करो, ओवरऑल ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ओवरऑल आंसर भी हमारा हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टिनिटी, तो इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। समझ रहे हैं? तो टेबल ऐसे ही नहीं बनाया अपन लोग को, समझ के यूज करना है, ठीक है? चलो एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखना। क्वेश्चन, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड, in a process 701 joule of heat is absorbed by a system, 701 joule of heat is absorbed by a system, and 394 joule of work is done by the system. 394 joule of work is done by the system, by the system, full stop. What is the change in
what is the change in internal energy for the process? What is the change in internal energy for the process? ठीक है, हमने देखो साइन कन्वेंशन क्यू के लिए भी लिखा है और वर्क डन के लिए भी लिखा है कॉपी में। क्यू का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? जब व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड नेगेटिव कब होगा? व्हेन हीट इज रिलीज्ड, एक्सो एंड एंडो। तो यहां क्या बोला है आपको? एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब क्यू दिया हुआ है आपको कितना? प्लस 701 है क्या? सॉरी 701 जूल। ठीक, वर्क डन भी दिया हुआ है, पर वो किस टाइप का वर्क डन है पहले बताओ मुझे। एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? बाय द सिस्टम है तो एक्सपांशन। जब गैस काम करेगी तो एक्सपैंड होगी, जब आप काम करोगे तो गैस कंप्रेस होगी, क्योंकि आप दबाओगे ना, तब वो दबेगी, तब कंप्रेस होगी, राइट? तभी तो अपन ने सामने नेगेटिव साइन लगाया था, आपको याद है? हमने वर्क डन का पहले फॉर्मूला P डेल्टा V निकाला था, पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होना चाहिए एंड कंप्रेशन वाला वर्क पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे नेगेटिव लगाऊंगा तब तो ओवरऑल हमारा वर्क डन नेगेटिव दिखेगा ना, एक्सपेंशन वाला, क्योंकि हमें पता है डेल V तो पॉजिटिव होता है। किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए। पहले V1 था, एक्सपैंड होकर V2 हो गया, बढ़ गया, तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा ना, तो ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव ही है। अब अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव दिखे वर्क डन, तो फॉर्मूले में ही नेगेटिव लगा दो, क्योंकि कंप्रेशन में तो हमारा डेल V नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो दोनों हमारा काम बराबर हो जाएगा। तो एक नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है, मैंने लिखवाया भी था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो हमने नेगेटिव साइन बस इसलिए लगाया ताकि हम वो कन्वेंशन को फॉलो कर सके, वर्क डन ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव दिखे और वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव दिखे। अब क्योंकि यहाँ पे वर्क डन आपको वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन वर्क है, तो ये भी क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। वैल्यू क्या दी हुई? 394। निकालने क्या बोला है? डेल यू। कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या क्या था ये हमारा फर्स्ट लॉ, तो लिखना है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वैल्यूज पुट कर दो दोनों की साइन के साथ। कितना? 701 माइनस 394, हाँ 307 जूल। ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फॉर द रिएक्शन, ये समझ में आ गया फर्स्ट लॉ? हाँ। फॉर द रिएक्शन 2Cl ब्रैकेट में G gives Cl2 ब्रैकेट में G। फॉर द रिएक्शन 2Cl ब्रैकेट में G gives Cl2 ब्रैकेट में G, comma, what are the signs of del H and del S? What are the signs of del H and del S? Del H and del S। क्वेश्चन समझे क्या? क्या हो रहा है प्रोसेस में? हाँ, रैंडमनेस कम हो रही है, मतलब डेल एस क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि यहां का रैंडमनेस S1 है, कम होके S2 हो गई, तो S2 कम होके मतलब S2 इज लेस देन S1, तो S2 माइनस S1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। चलो ठीक है, डेल एस तो ओके है। कैसे रैंडमनेस कम हुई? नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया ना, यहां 2 मोल एटम थे, अब 1 मोल मॉलिक्यूल बन गया है, तो नंबर ऑफ एंटाइटीज कम हो गई है। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 मोल थे, मतलब कि 2 × 6.022,
इंटू 10⁻23 एटम्स थे। अब मॉलिक्यूल कितने हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब जस्ट आधे हो गए हैं, है ना। एंटाइटीज की वैल्यूज जस्ट आधी हो गई है, इसलिए रैंडमनेस कम हो गई, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट एंथैल्पी, डेल एच। ये प्रोसेस में हो क्या रहा है? लेफ्ट और राइट में क्या दिख रहा है आपको? ये दोनों एटम्स थे, अब इनके बीच में क्या बन चुकी है? बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ते थे तो एनर्जी देना पड़ता था, बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। उतनी एनर्जी मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को ना, कि बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, ये उस वक्त रिलीज हुई थी जब वो बने थे। मतलब जब दो सीएल आकर के जुड़े थे तो उन्होंने अपनी एनर्जी लिबरेट करी थी और Cl2 बन गए थे। अब आपको उतनी एनर्जी वापस से देनी पड़ेगी उनको दो सीएल में ब्रेक करने के लिए। तो आप बताओ, तो ये एंडो हुआ कि एक्सो हुआ? ये पूरा खत्म कर दिया जितना समझाया। जब बोल रहा हूं रिलीज होगा एनर्जी, तो फिर एक्सो होना चाहिए ना भाई। Cl2 को आप दो Cl में कन्वर्ट करोगे तो आपको वो Cl की कोवेलेंट बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, तब तो वो दो Cl में कन्वर्ट होगा। तो ये होगा एंडोथर्मिक। यहां होगा आपका डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा? इट इज नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या? लिख लो। डन। एक क्वेश्चन लास्ट, एक और करते हैं बस। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिया है, 2a प्लस बी गिव्स 2d। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी, और सबके ब्रैकेट में g लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ऑल द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर गैसियस इन नेचर। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स 2d, दो डेटा दिया हुआ है। डेल यू नॉट की वैल्यू दी हुई है -10.5 किलो जूल, एंड डेल एस नॉट की वैल्यू दी हुई है -44.10। इसका यूनिट क्या होता है डेल एस का? फॉर्मूला क्या था डेल एस का? दो फैक्टर थे ना, Q/T। बता दो यूनिट। जूल पर केल्विन। अरे जूल केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन, फुल स्टॉप। कैलकुलेट डेल जी नॉट, कैलकुलेट डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट डेल जी नॉट, नाम क्या है इसका? गिब्स, हाँ, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन एंड predict whether the reaction may occurs, and predict whether the reaction may occur spontaneously, and predict whether the reaction may occur spontaneously। ठीक है, कैसे करेंगे? टेम्परेचर दिया है ना? अच्छा, स्टैंडर्ड वैल्यूज है तो 298 ले लेंगे टेम्परेचर, है ना। कैसे? डेल यू से डेल एच का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर हाँ, तो कैसे पता चला स्पॉन्टेनियस है? क्या आ रहा है वैल्यू? डेल जी नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है वैल्यू? आएगा पक्का? निकाल के दिखा जल्दी। निकालना तब तो मानूंगा ना, ऐसे बोल देगा तो टीचर नंबर दे देंगे क्या? निकाल के दिखाना पड़ेगा ना भाई, डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तभी हम स्पॉन्टेनियस चिल्ला रहे हैं। पहले डेल एच निकलेगा, जो इसके पहले अपन निकाले थे ना, QP माइनस QV इज इक्वल्स टू डेल्टा NGRT। तो QP हमें निकालना है, यही QP अपना डेल एच होता है, डेल यू प्लस डेल्टा NGRT। व्हाट इज डेल्टा NG? हाँ जी, हाँ मतलब वैल्यू बता दो ना। 2 - 3 -1,
पुट कर दो ये वैल्यू यहां पर। डेल यू कितना है आपका -10.5 प्लस -1 इंटू आर का वैल्यू मैंने बताया था आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है इसका यूनिट, ठीक है 8.314 और टी विल बी 298, टी विल बी 290। अच्छा हाँ वो क्योंकि किलो जूल में ना, या तो फिर यहाँ पे 10⁻³ लिख देना किलो जूल वाला, मतलब -3 सॉरी, या फिर इसको 10⁻³ कर लो, एक ही मतलब है, कर लो इसी को 10⁻³ कर लो, तो ये भी जूल में हो गया ये भी जूल में हो गया, ठीक है। या फिर इसको 10⁻³ लिखना पड़ता किलो जूल के लिए। हाँ बताओ तो उसमें क्या आएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करें 298 इंटू 8314 माइनस किसका वैल्यू बता रहा है ये, 248 और उसके साथ ऐड करके फाइनल डेल एच का वैल्यू कितना आ रहा है -12,977, ठीक है ठीक है, मतलब -12.98 लिख दूं क्या चलेगा। हाँ ये जूल में है ना, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये लिख सकते हैं -12.98 किलो जूल। ये हमारा आ गया डेल एच का वैल्यू। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाएंगे, डेल एच माइनस टी डेल एस -12.98 -298 -10.5 सॉरी 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 -44.10। अभी भी आंसर चेंज करना है तो कर सकता है ना इसमें। अच्छा वो जूल पर केल्विन में दिया है ना, हाँ ठीक है। ये करेगा मल्टीप्लाई 441 इंटू 298, 441 इंटू 298 करो फिर 00 देख लेंगे क्या करना है डेसिमल पॉइंट। किसके लिए बता रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 131,418, ये आपने 298 इंटू 441 बताया मुझे राइट, है ना, तो एक जीरो और लगा देता हूं और दो लगा देता हूं पॉइंट और इसको और 3 आगे भेज देता हूं। क्या ही वैल्यू पॉजिटिव, इससे तेरे पूछा था अभी तेरे को आंसर चेंज करना तो कर दे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। अब ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी निकली पर है तो बड़ी ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है भले वो 0.1 क्यों ना हो। क्या आएगा फाइनल आंसर 0.16, 0.16 किलो जूल है ना। अब क्योंकि अब क्या लिखोगे लास्ट में, यहां तक तो निकाल लिए ना, पर आंसर ये थोड़ा ना है, मतलब आपको बताना ना प्रिडिक्ट भी करना है स्पॉन्टेनिटी, तो क्या लिखोगे सिंस डेल जी इज
positive, the process is non-spontaneous. The process is non-spontaneous. The process is non-spontaneous. ठीक है, तो एक्चुअली एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है, अपन ने 8-10 तो किए आज, 4-5 और आइडेंटिफाई करता हूं अच्छे वाले क्वेश्चंस। एक आप लोग ट्राई करना, बस वो बता दे रहा हूं, फिर आप लोग जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करके आना। ये वो हमारे उसके जैसा ही क्वेश्चन है, कौन सा वाला जो आज अपन ने ये बनाया था ना, जो रिपीट कर दिया था आज, 74.8 वाला, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कुछ और चीजें लिया हुआ है ना। अपन एक बेंजीन का बनाए थे, एक मीथेन का बनाए थे, ये मीथेनॉल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जरूर ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो उसको ट्राई करना। 4-5 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर खत्म करके मैं इक्विलिब्रियम चालू कर दूंगा, या अगर हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो हाइड्रोकार्बन, यही 2 चैप्टर बचे हैं अपने। तो जैसा भी, हाइड्रोकार्बन हो गया क्या स्कूल में चालू, खत्म भी हो गया होगा क्या लास्ट? तो क्या करूं, हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊं कि इक्विलिब्रियम?